जय हिंद दोस्तों। आज हम बायोलॉजी का एक टॉपिक सीखने वाले हैं कोशिका के बारे में। अगर आप मुर्दा हैं तो भी समझ जाएंगे, जिंदा है तो कोई बात ही नहीं। चलिए सीखते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल, और सेल जो है ये लैटिन भाषा है, लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द सेलुला पर से आया हुआ है। सेलुला का अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। आगे देखते हैं कोशिका का बायोलॉजिकल नेम मतलब जैविक नाम क्या है, साइटो है। बायोलॉजिकल नेम मतलब टेक्निकल नेम क्या है, साइटो है। और कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश नेम क्या है, सेल है। आगे कोशिका यानी साइटो, साइटो का अध्ययन आप करेंगे तो क्या है, साइटोलॉजी कहलाता है। अध्ययन करने, कोशिका के अध्ययन करने की पद्धति को साइटोलॉजी कहते हैं, और टेक्निकल नाम क्या है, साइटो है। आगे कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, इसीलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका का पिता यानी जनक कहा जाता है। आज देखते हैं जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था, तो रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका की खोज किया था। याद रखना, रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका की खोज किया, और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। आगे देखते हैं सिद्धांत। दो वैज्ञानिक थे, स्वाइडेन और स्वान। इन्होंने 1839 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, और सिद्धांत प्रस्तुत करते समय इन्होंने कहा कि जो वनस्पति है और प्राणी हैं, सब के सब उनका जो पूरा शरीर स्ट्रक्चर होता है वो क्या, पूरी मतलब कोशिका से मिलके बना हुआ है। ऐसा 1839 में स्वाइडेन और स्वान ने एक ऐसे सिद्धांत में प्रस्तुत करते उस समय कहा था। स्वाइडेन जो है ये एक वनस्पति शास्त्र के वैज्ञानिक थे, और स्वान है ये प्राणी शास्त्र यानी जंतु जगत के वैज्ञानिक हैं। आगे सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका, इधर दो क्वेश्चन तैयार होता है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, और मानव में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो इधर बात करेंगे दुनिया में और इधर बात करेंगे मानव में। तो दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका पूरे दुनिया में माइकोप्लाज्मा की, और सबसे बड़ी कोशिका पूरे दुनिया में किसकी, शुतुरमुर्ग के अंडे की मानी जाती है। ये है दुनिया की। आगे बात करते हैं मानव की। तो मानव का जो शरीर होता है वो 60 से लेकर 90 ट्रिलियन का सेलों से मिलकर बना होता है। 60 से 90 ट्रिलियन सेल से, मिलियन बिलियन की बात नहीं कर रहे हैं, इधर 60 से 90 ट्रिलियन सेल से मिलकर बना होता है मानव का शरीर। आगे बात करते हैं मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु की होती है, जो नर जनन कोशिका है। और सबसे मानव में ही सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की मानी जाती है, इंग्लिश में इसे ओवम कहते हैं, जो मादा जनन कोशिका है। आगे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की। इधर कंफ्यूज मत होना कि सबसे बड़ी और सबसे लंबी। सबसे बड़ी में मतलब क्या कि जैसे लाल किला है वो क्या है, सबसे बड़ा है, लेकिन जो कुतुब मीनार वो क्या है, सबसे लंबा है। तो सबसे बड़ी की बात आए तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मादा जनन कोशिका है, वो भी अंडाणु। आगे सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो न्यूरॉन की है। आगे विभाजन रहित कोशिका कौन सी है, तो वह है न्यूरॉन की। विभाजन रहित, विभाजन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक कोशिका मरी, यहाँ पे एक कोशिका मरी, तो बाजू वाली जो कोशिका है वो क्या होगी, विभाजन होगी। विभाजन होने का मतलब कि एक कोशिका है, एक कोशिका विभाजन होने का मतलब क्या, दो कोशिका बन जाना। एक से क्या बन जाना, दो कोशिका। तो यहाँ पे एक कोशिका मरी तो बाजू वाली कोशिका क्या होगी, विभाजन हो जाएगी। विभाजन होकर के जहाँ मरी हुई कोशिका है उसके पर वहाँ जाकर रिपेयरिंग करने का काम करेगी, और यहाँ पे जो कोशिका है वो भी धीरे धीरे बड़ी होगी। इसे कहते हैं विभाजन होना। तो विभाजन रहित मतलब होता है विभाजन नहीं होना। तो ऐसी कौन सी कोशिका है जहाँ पे विभाजन नहीं होती है, तो वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन में कभी भी विभाजन नहीं होता है। जैसे देखो न्यूरॉन अभी मस्तिष्क में पाया जाता है, याद रखना, न्यूरॉन मस्तिष्क में पाया जाता है, ये मस्तिष्क की कोशिका है। ओके, तो न्यूरॉन में कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। जैसे ये बाल है ऊपर, बाल क्या करता है, हमारी खोपड़ी की रक्षा करता है, तो इस पर मार देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस खोपड़ी के इसके अंदर क्या है, हड्डी है, मांस है, तो मार देंगे तो मांस टूट टाट जाएगा, तो खून खान निकलने लगेगा। फिर उसके अंदर हड़हड़ा के मार दिए, तुम दीवार समझ लिए खोपड़ी को, तो ऐसे खीली उली रख के हथौड़ी से ठोक ठाक दिए। अगर ठोक ठाक दिए तो अंदर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन डैमेज हो जाएगा। अगर न्यूरॉन डैमेज हुआ तो तुम टपक गए, ऊपर गए, और अगर ऊपर गए तो ऊपर गए, उसमें क्या, तो गूगल मैप पे सर्च करने पे भी आपका लोकेशन नहीं पता चलेगा। आगे है सबसे तेज विभाजन किस में होता है, लीवर। मतलब कि ऐसी कौन सी कोशिका है यहाँ पे थोड़ा बहुत टूट टाट गया, थोड़े बहुत क्षतिग्रस्त हो गया, तो जल्दी से जल्दी विभाजन हो जाए, यानी जल्दी जल्दी वहाँ पे कोशिकाएं आने लगती हैं। तो ऐसी कौन सी कोशिका है, वो है लीवर।
याद ना। अब आगे ये था मानव का और ये था दुनिया में, आज ये दुनिया का और ये मानव का। आगे बात करते हैं मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है, यानी क्या क्या मिलकर के मानव शरीर का पूरी तरह से निर्माण होता है। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं ईंट का। एक एक अगर ईंट मिला है तो ईंट मिला करके क्या बन जाता है, दीवार बन जाता है। तो दीवार अगर एक दीवार बन गया, फिर दूसरी दीवार, फिर तीसरी दीवार, फिर चौथी दीवार, तो ऐसे ऐसे क्या बन जाता, ये तो पूरा कमरा हो गया। हाँ, कमरा हो गया। तो क्या बन गया, दीवारों से कमरा बन गया, और कमरे से क्या बन जाएगा, एक घर बन जाएगा। एक कमरा बना, फिर दूसरा कमरा, तुम्हारा कमरा, तुम्हारे पापा का, तुम्हारी मम्मी का, तुम्हारे चाचा चाची जो भी हैं सबका ऐसे अगर अलग अलग कमरा बन गया तो क्या हो गया, एक पूरा घर हो गया। उसी तरह हमारे शरीर है, हमारे शरीर का निर्माण भी इसी तरह होता है। जैसे सबसे छोटा क्या है, कोशिका, उससे बड़ा क्या है, उत्तक। बड़ा क्यों है उत्तक, क्योंकि कोशिकाओं से मिलकर ही क्या बनता है, उत्तक बनता है। फिर कोशिका से मिलकर उत्तक बनेगा, उत्तक से मिलकर क्या बनता है, अंग बनता है, और अंग से मिलके क्या बनता है, शरीर। अंग मतलब जैसे हमारा आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये सब क्या है, हमारे अंग हैं। तो सबसे छोटा कोशिका, फिर कोशिका से मिलके क्या बनेगा, उत्तक बनेगा, और उत्तक से मिलके क्या बनेगा, अंग बनेगा, और अंग से मिल से एक एक अंग से मिलके क्या बनेगा, हमारा पूरा शरीर बन जाएगा, एकदम सांड वाला शरीर। ओके, ये था कोशिका के बारे में। दोस्तों अब समझते हैं कोशिका के पार्ट्स के बारे में। कोशिका के बाहर से शुरुआत करें तो सबसे पहले आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका अगर स्ट्रक्चर में देखें कोशिका के, तो ये जो अंदर की परत है, ये जो कोशिका के अंदर की परत है, इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। अंदर की परत को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। और ये जो बाहर की परत है, कोशिका के बाहर की परत, इसे कहते हैं कोशिका भित्त। अंदर की परत को कोशिका झिल्ली और बाहर की परत को कोशिका भित्त कहते हैं। आगे देखते हैं कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, यानी वनस्पतियों में पाई जाती है और जंतुओं में भी पाई जाती है। गधा, कुत्ता, सुअर और मनुष्य सब में क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, वनस्पतियों में भी और जंतुओं में भी। तीन परत से मिलकर कोशिका झिल्ली 3 परत से मिलकर बनी होती है। एक बाहरी परत, एक बीच की परत और एक अंदर की परत, यानी बोल सकते हैं बाहरी परत, मध्यवर्ती परत और भीतरी परत। तो ये जो बाहरी परत है, ऐसे 3 परत है, ये बाहरी परत और ये मध्य की परत और ये क्या है, अंदर की परत। तो ये जो बाहर की परत और ये जो अंदर की परत है, ये दोनों प्रोटीन से मिलके बना होता है। बाहर की परत और अंदर की परत दोनों किससे, प्रोटीन से मिलके बना होता है। और ये जो बीच वाला है, बीच वाली परत है, ये वसा से मिलके बना होता है। बाहर और अंदर दोनों की परत प्रोटीन से, और जो बीच की परत होती है वो वसा से मिलके बना होता है। आगे देखते हैं जीव द्रव्य की रक्षा करता है। कोशिका झिल्ली क्या करता है, जीव द्रव्य की रक्षा करता है। आप समझते हैं जीव द्रव्य क्या होता है। तो ये जो कोशिका है, कोशिका के अंदर तरल द्रव्य पदार्थ में क्या भरा होता है, पूरा जीव, हर जगह क्या फैला होता है, जीव द्रव्य फैला होता है। तो इसकी रक्षा कैसे करता है कोशिका झिल्ली। अगर मान लो कोशिका झिल्ली नहीं रहेगी, कोशिका झिल्ली ना रहे तो जीव द्रव्य क्या होगा, कहीं भी इधर उधर फैल जाएगा, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है। बोलेगा मुझे तालाब में नहीं रहना, मुझे अब जाना है नदी में बहना है, सागर में, पूरी बॉडी में बह जाना है। तो हर एक कोशिका का अपना अपना जीव द्रव्य होता है। तो इसीलिए कोशिका झिल्ली क्या करता है, जीव द्रव्य को बाहर निकलने नहीं देता है। जहाँ बोलता है जहाँ रहे चुपचाप वहीं बैठे रहे, चुप। तो जीव द्रव्य क्या होता है, जहाँ है, जिस कोशिका में है उसी कोशिका में रहता है। तो ये रोकने का काम, उसका रक्षण करने का काम कौन किया, कोशिका झिल्ली किया। ओके, आगे, और ये तीनों 3, 4, 5 ये तीनों के तीनों क्या है, कोशिका झिल्ली के कार्य हैं। आगे कोशिका की रचना बनाए रखने का काम करता है। कोशिका यानी ये पूरी कोशिका का रचना मतलब जैसा है वैसा बनाए रखने का काम कौन करता है, कोशिका झिल्ली करता है। समझते हैं कैसे। जैसे कोशिका के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी उपकरण है, राइबोसोम है, अंतःप्रद्युजालिका है, राजधानी है, लाइपोसोम है, और भी बाकी चीज़ें हैं। तो ये सब अगर मान लो कोशिका झिल्ली ना रहे तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी उपकरण को बोलेगा, राइबोसोम को बोलेगा चल भाई दूसरी कोशिका में, दूसरे घर में चाय पी के आते हैं। तो चले जाएंगे वहाँ पे और चाय पियेंगे, तो यहाँ का तो हो गया, यहाँ का इनका सब काम कौन करेगा, तो ये कोशिका मर जाएगी। तो इसी तरह इन सबको बाहर कहीं नहीं जाने देता है कौन, कोशिका झिल्ली। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी उपकरण सब बाहर चले गए तो ये क्या होगा, कोशिका झिल्ली क्या होगा, पूरी ये पचक जाएगी कोशिका। तो इसका स्ट्रक्चर यानी बाहरी आकार बना के रखने का काम कौन करता है, कोशिका झिल्ली करता है। आगे देखते हैं विसरण तथा परासरण की क्रिया को नियंत्रण करने का काम करता है कोशिका झिल्ली। विसरण मतलब होता क्या, पहले वो समझते हैं। विसरण मतलब क्या, यह है कोशिका,
बाहर से, अब देखो अंदर ये इतनी सारी चीज़ें, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण, राइबोसोम और राजधानी, अंतःप्रेरक न्यूक्लियस, लाइबोसोम, इन सबको क्या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। हमारी सारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर अंदर क्या, अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो बाहर से क्या करेगा, कोशिका झिल्ली अपने इधर बीच बीच जैसे छेद होते हैं, रोम जैसे छेद होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, तो बाहर से क्या करेगा, ऑक्सीजन को अंदर ले लेगा, ऑक्सीजन को अंदर ले देगा। और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हम श्वसन क्रिया में लेते कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, और बाहर कौन से छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो अंदर जो बेकार कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी हुई गैस है उसको क्या करेगा, इसी छेद द्वारा बाहर निकाल देगा, और बाहर जो ऑक्सीजन है उसको इसी छेद द्वारा क्या कर लेगा, कोशिका के अंदर कर लेगा। तो ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, यानी गैसों का विनिमय करना, आदान प्रदान करने को ही क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। आगे देखते हैं परासरण। परासरण मतलब क्या, कि बाहर से तरल पदार्थ, मतलब जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, इन सब चीज़ों की क्या पड़ेगा, अंदर जरूरत पड़ती है। तो बाहर से अंदर तरल पदार्थ को अंदर लेने की क्रिया, और अंदर से मान लो कोई माइटोकॉन्ड्रिया टपक गया, मर गया, तो अंदर क्या होगा, थोड़ी देर में, कुछ दिन बाद क्या होगा, वो पूरी तरह से तरल रूप में, द्रव लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। तो कचड़ा है, अंदर कोई काम नहीं है उसका, तो क्या करेगा, ये कोशिका झिल्ली जो होती है अपने छेद द्वारा बाहर कर देगा। मतलब हानिकारक पदार्थों को कोशिका जो छेद होती है उसके द्वारा बाहर कर देना, और बाहर से लाभदायक पदार्थों को अंदर कर लेना। मतलब कोशिका झिल्ली क्या करेगा, अपना दरवाजा खोलेगा, अपना पूरे दरवाजा ऐसे खोलेगा, भाई चल, माइटोकॉन्ड्रिया अगर मर गया तो क्या करेगा, उसे कचड़े को बाहर निकाल देगा, भाग लात मार के बाहर निकाल देगा, और बाहर से जितने लाभदायक पदार्थ बोलेगा तो सारे बाहर से जितनी भी लाभदायक पदार्थ है तरल रूप में, उसे क्या कर देगा, अंदर कर लेगा। उसमें पानी भी आएगा, प्रोटीन, विटामिन चीज़ें भी आएंगी। तो बाहर से लाभदायक पदार्थों को अंदर लेना और अंदर हानिकारक रहे हुए पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं परासरण। इसमें आएगा गैसों का विनिमय, मतलब ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। गैसों का विनिमय को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। और परासरण किसे कहते हैं, बाहर से तरल पदार्थों को अंदर लेना, यानी लाभदायक पदार्थों को अंदर लेना, और अंदर रहे हानिकारक तरल पदार्थों को बाहर छोड़ने की क्रिया कहते हैं परासरण। तो विसरण तथा परासरण की क्रिया को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, कोशिका झिल्ली करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे के पार्ट्स, कोशिका भित्त, राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण, अंतःप्रेरक जालिका, लाइसोसोम, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।